अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा द क्रॉनिक पेनी मॉडल। आप सबको पीछे आपने देखा है ब्लॉक फंक्शन, ब्लॉक थ्योरम। उससे पहले हमने पिछले चैप्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फॉर क्रिस्टल्स हमने बड़ी कम्प्लीटली उसको स्टडी किया, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को सपोज़ किया कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करते हैं, और उस कांस्टेंट पोटेंशियल में मूव करने की वजह से उनका बिहेवियर जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसे वो एक पार्टिकल है जो कि एक पोटेंशियल वेल में मूव करता है। उसके लिहाज से हमने श्रोडिंगर इक्वेशंस अप्लाई की और उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो फिर हमने उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन की। अब ऐसा है कि ये फर्दर जो कुछ बिहेवियर डिफाइंड नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बेस पे इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसके लिए अब हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अनडिफाइंड पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है। अनडिफाइंड पीरियोडिक पोटेंशियल, अनडिफाइंड पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए फिर हम डिफरेंट टाइप्स के मॉडल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्रॉनिक पेनी मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स का मॉडल है जिसे हम यहाँ फिज़िक्स में अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें हम पोटेंशियल को, ये फिगर आप ज़रा गौर से देखें, इसमें वाई एक्सिस पे आप पोटेंशियल ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे आप पोजीशन ले रहे हैं। ये वन डायमेंशनल पीरियोडिक लैटिस के लिए हम इस टाइप का मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये देखें ज़रा, आपके इसमें आपको दो तरह की रीजन्स नज़र आ रही हैं। ये हम इस वक्त ये ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हैं। ज़ीरो पे अगर हम किसी न्यूक्लियस को या हम किसी एटम को अगर हम ज़ीरो पोजीशन डिफ़ाइन कर लेते हैं, तो हम इस वक्त देखें हम ज़ीरो पे खड़े हैं। अब ज़ीरो से जब आप मूव करें, पोजीशन बढ़ा रहे हैं, ये देखें ये ऐसे ऐसे यहाँ तक, ठीक है, ज़ीरो से ए तक। तो ज़ीरो से ए तक आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या रही? ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये ज़ीरो रही। यानी इलेक्ट्रॉन जब ज़ीरो से ए तक मूव करता है तो उसके लिए पोटेंशियल ज़ीरो है। अब आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मतलब ज़ीरो से एक और अनदर पोजीशन है, दैट इज़ माइनस बी। हम जब यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं तो इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू ये कितनी रही? वी नॉट। तो इस तरह से आपके पास ये दो रीजन बन गई। ये एक रीजन है ऐसे जिसकी बाउंड्री जो हैं वो ज़ीरो और ए हैं, ये एक पोटेंशियल वेल है। और एक ये रीजन है जिसकी वैल्यूज़ जो हैं, जिसकी बाउंड्री ज़ीरो से माइनस बी हैं, ये एक पोटेंशियल बैरियर है। यानी अब हमें दो हमारे पास रीजन आ गई। ये रीजन वन कहलाएगी और ये रीजन टू कहलाएगी। अब हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशंस फॉर रीजन वन एंड टू आर ऑफ द फॉर्म। आप सबको श्रोडिंगर इक्वेशंस और उनको अप्लाई कर रहा है ये सब अच्छे से पता है। d2 psi by dx square plus 8 pi square m over h square e psi equals to 0। ये है x लेस देन a एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि इस रीजन के लिए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको अल्फ़ा स्क्वायर को पुट किया 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर, जिसके लिहाज से आपकी ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 11 जो है ये बन गई। नेक्स्ट नीचे आ जाए थोड़ा सा, यहाँ पे d2 साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 8 पाई स्क्र एम ओवर एच स्क्र ई माइनस वी नॉट साई। अब यहाँ पे ऊपर क्या था इस इक्वेशन में, आपका जो v था ज़ीरो से a में v जो था वो ज़ीरो था, लेकिन यहाँ पे इसमें सेकंड रीजन के लिए v ज़ीरो नहीं है, दैट इज़ v नॉट। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई। इसमें आपने बीटा स्क्वायर पुट किया 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर वी नॉट ई, जिससे ये भी इक्वेशन 13 आपकी, दिस इज़ ऑल्सो अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, इनके लिए आप जो एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह के हैं। एक आ गया
11 के लिए दैट इज साई 1x इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स, और साई 2 जो है वो सी ई रेज टू पावर बीटा एक्स प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस बीटा एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसा है कि ए बी सी डी ये क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं बाउंड्री कंडीशन से। अब बाउंड्री कंडीशंस जो हैं इनके लिए बाउंड्री कंडीशंस, एक बाउंड्री हमारी क्या है, x इक्वल्स टू ज़ीरो। अब x इक्वल्स टू ज़ीरो जो हमारी बाउंड्री है उसमें हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। कॉन्टीन्यूटी हमें डिमांड करती है कि साई 1x मस्ट बी इक्वल्स टू साई 2x, एंड सेम इनके डेरिवेटिव्स भी डी साई 1 बाई डी एक्स must be equals to d psi 2 by dx at x is equals to 0। ये दो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास आ गई। बाउंड्री किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे। ये हमारी कॉन्टीन्यूटी की डिमांड है कि अगर हमारा वेव फंक्शन वेल डिफाइंड है तो फिर वो इट शुड बी कॉन्टीन्यूस। अच्छा, अब फर्दर मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है। जैसे ये इक्वेशन 15 ये हमने ली यहाँ पे, और फिर इसका हमने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया। देख सकते हैं आप डी साई 1x, इसका हमने जब डेरिवेटिव लिया तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद आपने क्या किया कि जो इक्वेशन थी 17 और 18 जो बाउंड्री कंडीशंस थी वो आपने यहाँ पे पुट की, इसमें भी और इसमें भी। जब आप बाउंड्री कंडीशंस पुट कर रहे हैं, यानी कि जब आप कहेंगे कि x इक्वल्स टू ज़ीरो, साई 1x इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ पे x ज़ीरो पुट करें, यहाँ पे x ज़ीरो पुट करें, ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा a ई रेज टू पावर ज़ीरो प्लस बी ई रेज टू पावर ज़ीरो, यानी कि a प्लस b रह गया और इधर इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी आपके पास ये आ गए। ठीक, उसके बाद आप कह रहे हैं जब आप x इक्वल्स टू यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, x इक्वल्स टू यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा अल्फ़ा a माइनस आयोटा अल्फ़ा b, एंड इस साइड पे आ जाएगा आपके पास ज़ीरो। ये देखें, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ऐसे बन गए। अब जाहिर है ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये दोनों आप इक्वेट कर लें तो ठीक है जी। ऐसे करके आपकी ये इक्वेशंस जो है ना ये बन जाएंगी। उसके बाद आपने क्या किया, इक्वेशन 16 को लिया। इक्वेशन 16 को लिया तो आपके पास साई 2x की वैल्यू ऐसे, ये साई 2x सी ई रेज टू पावर बीटा एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने x की वैल्यू ज़ीरो पुट की, बाउंड्री यानी कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, तो आपके पास ये इक्वेशन 3 बन रही है और ये इक्वेशन 4 बन रही है। अब आपने क्या करना है कि ये देखें, इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वेशन 3 c प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास इक्वेशन आपकी बुक के मुताबिक इट इज़ इक्वेशन 23। सेम इसी तरह इधर से देखें, इक्वेशन 2 दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इक्वेशन 4 इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 24। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आपकी जो 4 सेट ऑफ इक्वेशंस बुक में आ रही हैं उसमें 23 और 24 जो है ना ये इस तरह से बन गई। अगली दो कैसे बनानी है वो देख लें। ड्यू टू प्रोडिसिटी द वेव फंक्शन हैज़ द फॉर्म ऑफ ब्लॉक फंक्शन। ब्लॉक फंक्शन हमें क्या कहता है कि आपका जो वेव फंक्शन है वो अगर किसी पीरियड के साथ पीरियोडिक हो तो वो इस शक्ल का होता है। ये देखें, आपके पास एक है अपने ब्लॉक फंक्शन का जो वेव फंक्शन है साई के एक्स प्लस, अगर ये सिर्फ साई के एक्स होता तो ये और चीज़ थी, लेकिन अब इसमें ये देखें ये पीरियड ऐड हो रहा है a प्लस बी, यानी पूरा पीरियड आप ले रहे हैं, a से लेकर b तक का पूरा पीरियड ले रहे हैं, तो उसमें जो आपका वेव फंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक फंक्शन वो ये शक्ल ले लेगा। अब आपने इसमें क्या किया, इसमें ये वाला जो फैक्टर है इसको आप उठा के इधर ले आए इस तरह, तो ये इक्वेशन बन गई, यानी साई के एक्स इज इक्वल्स टू साई के एक्स प्लस ए प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के ए प्लस बी। अब आपने क्या किया, इसमें
इस इक्वेशन को कैसे किसके लिए लिखा आपने, बाउंड्री जो आपकी है -b, x की वैल्यू आप -b लें और उसके लिए इस फंक्शन को लिखें। जब आप इसको x इज़ इक्वल्स टू -b के लिए लिखेंगे तो ये इस तरह से, x की वैल्यू यहाँ पे आपने -b पुट की, x की वैल्यू यहाँ पे -b पुट की, b प्लस b माइनस b कैंसिल हुआ, x i के a ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के a प्लस b। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि सिंस द इंटरवल इज़ फ्रॉम a टू -b, ठीक है, आपका पूरा इंटरवल a से -b पे है, तो आप जो साई के a है उसके लिए वेव फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया था साई 1, ये आ गया। और आप जो रीजन आपकी सेकंड थी जो 0 से -b तक थी, उसके लिए आपने जो वेव फंक्शन डिफ़ाइन किया था दैट वाज साई 2। तो ये आपकी ये ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे बन गई, इसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका इसी इक्वेशन a का डेरिवेटिव ले लें। आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ऐसे इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। अब आप दोबारा से अगेन कंसीडर इक्वेशन 15, ये वाली। ठीक है, अब इस इक्वेशन 15 को आप x इज़ इक्वल्स टू a के लिए लिखें, तो आपके पास आ गया साई 1a इज़ इक्वल्स टू a ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा a प्लस b ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा a। फिर ले लें इक्वेशन 16 इक्वेशन साई 2x इज़ इक्वल्स टू दिस, और ये आपने x इज़ इक्वल्स टू -b के लिए लिखी। यहाँ पे आपने -b पुट किया, ठीक है, x की वैल्यू -b, और इस तरह से ये आ गया c ई रेज़ टू पावर -b बीटा प्लस d ई रेज़ टू पावर b बीटा। ठीक है, अब आप इक्वेशन a को देखें ज़रा, ये ठीक है, इक्वेशन a में है साई 2 -b इक्वल्स टू साई 1a ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के a प्लस b। ठीक, आपने ये साई 2 -b की वैल्यू आपने इस साई 2 -b की जगह यहाँ पे पुट कर दी। अब आपके पास ऐसे आ गया, ये फैक्टर आप उठाएं और इसको इधर ले जाएं, ये ऐसे, ये इधर नेगेटिव था, ज़ाहिर है इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपके पास देखें ज़रा, एक ये इक्वेशन c है साई 1a के लिए की ये बनी हुई है, और एक ये जो इक्वेशन d है ये भी साई 1a के लिए है। ये दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लें तो ये आपकी बुक के मुताबिक जो इक्वेशन 25 थी ये वो बन गई। उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा से डेरिवेटिव लिया इक्वेशन 15 का। इक्वेशन 15 का डेरिवेटिव लें, ऐसे ये आ गया, उसको आपने साई 1 है इसलिए उसको x इज़ इक्वल्स टू a के लिए लिखें, ये ऐसे बन गया। उसके बाद आपने डेरिवेटिव लिया, ऐसे ये बन गया। ठीक है, इसको ये साई 2 है इसलिए इक्वेशन 16 का ये आपने डेरिवेटिव लिया, इसको आपने x इज़ इक्वल्स टू b के लिए लिखा। जब आपने x इज़ इक्वल्स टू b के लिए लिखा तो ये आपके पास इस तरह से ये आ गया। ठीक है जी, ये अब आपके पास डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 16 आ गया, डी साई 2 बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू बीटा सी ई रेज़ टू पावर बीटा एक्स माइनस बीटा डी ई रेज़ टू पावर माइनस बीटा एक्स। ठीक है, इसको आप लिखें x इज इक्वल्स टू -b के लिए, तो ये बन गया। अब आपके पास एक इक्वेशन e है, ये देखें e इक्वेशन ये वाली, डी साई 2 बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा के a प्लस b, ये वाली, ये ऐसे करके। और दूसरी इक्वेशन इसी तरह आपके पास ये f है, ई और एफ जो हैं इनको इक्वेट कर लें तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 26। स्टेप्स काफ़ी डिटेल में मैंने किए हैं, अगर आप इसको दोबारा देखना चाहें तो फिर से देख लें। यहाँ पे इक्वेशन 15 उसका डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेके तो फिर हमने ये जो वैल्यू ये वाली ये इसकी जगह जो लगाई है ये हमने कहाँ से लगाई है, इक्वेशन बी जो हमारी पीछे थी वहाँ से लगाई है। यहाँ पे जब आपने यहाँ लगाई तो ये अल्टीमेटली फिर आप इस फैक्टर को उठा के इधर ले गए हैं तो फिर ये पूरी कंप्लीट ई इक्वेशन बनी है। और जब आप इक्वेशन 16 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो फिर एफ बन जाएगी, तो दोनों को इक्वेट कर लें, आपकी इक्वेशन 26 बन गई। अब आपके पास 4 सेट ऑफ इक्वेशंस आ गई, ये देखें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब ये जो इक्वेशंस हैं इसमें आपके पास अगर आप ये फर्स्ट वन लें, ये इसको आप लें, ये है a प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी।
आप सी को भी इधर ले आएँ, डी को भी इधर ले आएँ, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये बन जाएगी ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरह इन हर इक्वेशन में आप ए और बी को के लिए खोल लें इनको, और एक साइड पे ले आएँ तो आपके पास दूसरी साइड पे ज़ीरो आ जाएगा। यानी ये 4 सेट ऑफ इक्वेशंस जो हैं इनके सॉल्यूशंस क्या आएंगे? ज़ीरो आएंगे। तो ऐसे में इसको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर उस अगर इन इक्वेशंस की जो कोफिशेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब ये पहली इक्वेशन में जैसे था, इसका कोफिशेंट क्या है? 1 है, इस b का कोफिशेंट क्या है? 1 है। ये c जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस सी हो जाएगा, यानी इसका कोफिशेंट -1 होगा, इसका कोफिशेंट -1 होगा। तो ये आपकी पहली रो ऐसे डिटर्मिनेंट की बन गई। सेम इसी तरह इसमें a का कोफिशेंट क्या है? आयोटा अल्फ़ा, और उसमें b का कोफिशेंट क्या बन जाएगा? माइनस आयोटा अल्फ़ा। ये थोड़ा शायद मेरे से ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये प्लस आयोटा अल्फ़ा होना है, दैट इज़ माइनस आयोटा अल्फ़ा। ठीक है, और फिर ये c का आ जाएगा माइनस बीटा, और इस तरह d। अब आप इसको खुद सॉल्व करके अपनी बुक से इसको कंपेयर करके तो कर सकते हैं। बहरहाल इसको उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को आप ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का तरीका आपको बड़े अच्छी तरीके से आता है, मैथमेटिक्स में ये आप स्टडी करते हैं। इसको सॉल्व कर लें डिटर्मिनेंट को, और सॉल्व करने के बाद इसको किसी एक पेज लें और उसके ऊपर डिटेल में इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास सिंप्लीफाई करके प्लस यानी प्लस माइनस करेंगे और उसको इकट्ठा करेंगे और फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास फाइनली एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें है कॉस के ए प्लस बी इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 2 अल्फ़ा बीटा साइन अल्फ़ा ए साइन हाइपरबोलिक बीटा बी प्लस कॉज अल्फ़ा ए कॉज हाइपरबोलिक बीटा बी। ये इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस आ गए हैं, एक कॉज का आया और एक साइन का आया। फर्दर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन में हम कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें जो v है वो जब उसकी वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, और यानी जब v नॉट तक नहीं रह रही बल्कि v की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट हो रही है, और जिस इंटरवल के लिए हो रही है उसकी विड्थ b है, और उसकी विड्थ जो b है वो इतनी कम है कि b अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब एक चीज़ इसमें इतनी ज़्यादा है और एक चीज़ इसमें इतनी कम है, जब आप इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी v नॉट b करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू अ फाइनाइट, दैट इज़ नॉट इन्फिनिट, दैट इज़ फाइनाइट। ठीक है, अब अगर इस तरह की आपके पास एक स्पाइक सी बन जाएगी तो वो स्पाइक जो है उस पर आप अप्लाई यानी पोटेंशियल की एक स्पाइक बन जाएगी जिसकी विड्थ ना होने के बराबर है और जिसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ऐसी पोटेंशियल के लिए आप एक मैथ्स का ही फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो है उसकी खासियत क्या है कि उसमें आप साइन हाइपरबोलिक बीटा बी हो तो इसको आप बीटा बी ले सकते हैं, और कॉज हाइपरबोलिक बीटा बी को आप 1 ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि एज बी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब आपके पास अगर ये कंडीशन आप इस इक्वेशन में पुट करें तो अल्टीमेटली आपके पास आपने b अप्रोचेस टू ज़ीरो लिया, ये b आपका ज़ीरो आ गया, तो बाकी क्या रह गया? कॉस के a, ये फैक्टर आ गया। ऐसे ही उसके बाद साइन अल्फ़ा a, ये आपके पास क्या था? बीटा बी रह जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा बी की बजाय रह जाएगा साइन बीटा बी। ये देखें साइन अल्फ़ा ए ये एज इट इज़ आ गया, और साथ में हाइपरबोलिक के बजाय बीटा बी आ गया। इसी तरह यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक बीटा बी 1 अप्लाई होगा, ये कॉज अल्फ़ा ए, ये आपके पास इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है, पीछे आप द श्रोडिंगर इक्वेशन के हिसाब से बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर वी नॉट माइनस ई ले चुके हैं, और अल्फ़ा स्क्वायर को आप ये सपोज कर चुके हैं। अब आप ये करें कि बीटा स्क्वायर में से अल्फ़ा स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि वी नॉट जो है वो एनर्जी, टोटल एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, इन्फिनिट पे जा रही है वी नॉट। तो फिर वी नॉट अगर बहुत बड़ी है तो हम इसमें से इसको -2e को निगलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये रह गया। अब आपके पास आ गया कॉस के ए,
इक्वल्स टू कुछ फैक्टर आपके इसमें कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फाइनली कैंसलेशन करके आपके पास ये इक्वेशन बन गई कॉस के ए इज इक्वल्स टू पी साइन अल्फ़ा ए ओवर अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए। इसमें पी क्या है, पी आपने 4 पाई स्क्वायर एम ए और एच स्क्वायर वी नॉट बी, ये सारे फैक्टर को आपने, ये पावर ऑफ पोटेंशियल कहलाता है वैसे, और ये आपकी ना क्रॉनिक पेनी मॉडल की इक्वेशन आ गई फाइनल फॉर्म में। अब इसमें आप अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसमें ये देखें ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हम ये सारा फैक्टर ले रहे हैं, ये पी ओवर अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को आप ले रहे हैं अल्फ़ा ए, यानी आप डिफरेंट अल्फ़ा ए की वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा ए की डिफरेंट वैल्यूज़ लेते जाएंगे तो आपके पास ये पूरा फैक्टर जो है अल्फ़ा ए की वजह से ये कोई ना कोई शक्ल अडॉप्ट करता जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू लेता जाएगा। उन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप प्लॉट करें तो कुछ इस किस्म का ग्राफ बन रहा है, ये देखें ऐसे, ये एक पीरियोडिक फंक्शन आ गया आपके पास। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये वैल्यूज़ इसकी ये अपनी बार बार रिपीट करे, अल्फ़ा ए की डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ फंक्शन जो है ये पी, ये वाला फंक्शन जो है ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहा है। अब इस साइड पे अगर हम देखें कॉज की ए है, आपको पता है कि कॉज की मैक्सिमम वैल्यू या तो +1 होती है या -1 होती है, और मतलब क्या है कि ये जो आपकी इस वक्त राइट हैंड साइड है इसकी, इस फंक्शन की सिर्फ़ और सिर्फ वही वैल्यूज़ अलाउड हैं जिनके लिए आपकी सॉरी ये लेफ़्ट हैंड साइड की सिर्फ वही वैल्यूज़ अलाउड हैं जिसके लिए आपकी ये राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन जो है ना या +1 हो या -1 हो, +1 और -1 के दरमियान में इसकी वैल्यूज़ अलाउड हैं, जबकि +1 से ऊपर वाली वैल्यूज़, मतलब ये कि ये देखें फंक्शन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू और उसके बाद इधर से आ जाइए यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यूज़, उसके बाद यहाँ से ये यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यूज़ और फिर यहाँ से लेकर ये वाली वैल्यूज़, ये अलाउड नहीं है। अलाउड कौन सी वैल्यूज़ हैं, यहाँ से ये +1 से -1 के दरमियान फंक्शन की जो जो वैल्यूज़ और अल्फ़ा ए की जो वैल्यूज़ हैं वो अलाउड हैं, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ ये दे रहे जिसके लिए फ़ंक्शन की ये वैल्यूज़ आ रही हैं सिर्फ अल्फ़ा की वो वैल्यूज़ अलाउड हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पहुँचते हैं ये वैल्यूज़ अलाउड नहीं है, यहाँ से फिर ये वैल्यूज़, यानी ये गैप आ गया, ये आप नोट करें ये बीच में वैल्यू में गैप आ गया क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ अलाउड नहीं है। अब यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक की वैल्यूज़ अलाउड हैं और उसके बाद फिर ये गैप आ गए, ये वैल्यूज़ जो भी अल्फ़ा की हैं वो अलाउड नहीं है। यहाँ से फिर से ये, यहाँ से ये देखें ये गैप आ गया, यानी ब्रेक आ रहा है, अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली अलाउड नहीं है, अल्फ़ा की कुछ कंटिन्यूस वैल्यूज़ अलाउड हैं और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, गैप आ जाता है और फिर से अल्फ़ा की एक कंटिन्यूस सेट ऑफ वैल्यूज़ अलाउड हो जाती हैं। यानी यहाँ से देखें ये जिस रीजन में ये लाइन है ये सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा की फिर से अलाउड हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमें देती क्या हैं, आपको पता है कि अल्फ़ा जो है वो क्या देता है, अल्फ़ा एनर्जी देता है, यानी अल्फ़ा की जो भी वैल्यूज़ हैं वो डेफिनेट एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ अलाउड हैं और कुछ अलाउड नहीं हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में मूव करता है तो उसके लिए हर किस्म की एनर्जी की वैल्यूज़ अलाउड नहीं हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जो उसके लिए फॉरबिडन है और यहीं से हमारी बैंड थ्योरी का आगाज़ होता है। तो आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है स्टूडेंट्स, बाकी फ़र्दर इसके फ़र्दर ग्राफ की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह।